बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। ये अमर बायस इत्मीनान और बायस मुसर्रत है कि लाहौर में PSL का दूसरा और फैसला कुल मरहला पुरअमन और साजगार माहौल में जारी है। ताहम लाहौर ही में ट्रैफिक को रमा दमा रखने के हवाले से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर यकीनन बेहतरी और बड़े इक़दामात की ज़रूरत है। गुज़िश्ता रात PSL 7 के 24वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 10 रन से शिकस्त दे दी। स्कोर इस तरह रहा: पेशावर ज़ल्मी 206 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 196 7 विकेटों के नुकसान पर। मुल्तान सुल्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है, जबकि कराची किंग्स गैर मुतवक्को तौर पर पॉइंट टेबल पर पस्तरीन मुकाम पर है। PSL 7 और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान के हवाले से साबिक कप्तान और पाकिस्तान के कामयाब तरीन मैनेजर जनाब इंतखाब आलम से गुफ्तगू करते हैं। वैसे तो स्टार्ट में ये बताइए कि PSL 7 का जो स्टैंडर्ड है, जो अरेंजमेंट है और जो एक्साइटिंग इसके एस्पेक्ट हैं, वो बिग बैश या IPL भी आप कह लें, उसके मुकाबले में कहाँ आप इसको प्लेस कर रहे हैं? सर, दरअसल बात ये है कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है और ये कि 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ द पैसेज ऑफ टाइम इनको अगर आप देखें तो ज्यादातर वही फॉरेनर्स हैं, बार बार आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी कोई नए चेहरे देखना चाहती है। तो इसमें यह कि इनको थोड़ा सा फ्रेंचाइजी को पैसा खर्चना पड़ेगा। जो करंट प्लेयर है, कुछ इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जिस तरह के IPL कुछ आती है, तो आपको पैसा बहुत है इंडिया में, यानी कि आप 10-10 15-15 करोड़ रुपया लोगों को मिल रहा है। उस तरह की चीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा। फायदा हमने से ये है कि आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे लोग पैदा करते हैं, कोई ऐसे बॉलर ढूंढ ले, ऐसे स्पिनर ढूंढ ले, ऐसे बैट्समैन ढूंढ ले, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करें। ये कि जो भी इमर्जिंग प्लेयर आता है, मेरे नहीं है उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ज्यादातर फ्रेंचाइजी का जो मेन एम वो यही होता है कि हमारी टीम जीते। अगर आप जीत के अगर जाएंगे और जो यंग लड़के आ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उनको चांसेस नहीं मिलेंगे ऊपर आने के, तो फिर उसका मकसद वो फौत हो जाता है। कोई नए प्लेयरों को ढूंढे। 7-7 साल हो गए, वही लोग बार बार आए जा रहे हैं, जिसको जरा उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। सर, जो आपका शोबा है लेग स्पिन का, मुझे लगता है उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। हमने इमरान ताहिर को तो देखा, शादाब आप देख लें वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फिर अब्दुल कादिर के साहबजादे उस्मान कादिर बड़े आउटस्टैंडिंग हैं। तो ये इसमें जो एक्यूरेसी आती जा रही है ये वाइट बॉल के हवाले से, उसके हवाले से आपने कोई और लड़का देखा जिसको आप समझते हैं कि वो स्टैंड आउट कर रहा है? शादाब को देख लें, ये माशाल्लाह ही इज ग्रोन इनटू अ वेरी गुड ऑलराउंडर। ये एज ए बॉलर आया था, लेकिन इसने अपनी बैटिंग पे बड़ी तवज्जो दी, बड़ी मेहनत की, तो ही इज बिकम अ वेरी गुड ऑलराउंडर। अभी भी कादर को देखें, कादर के बेटे को देखें, वो भी माशाल्लाह इज गेटिंग बेटर अगेन एंड अगेन। मतलब मसला ये है कि जितने भी लेग स्पिनर आ रहे हैं ये सारे ना फ्रंट ऑन एक्शन वाले बच्चे हैं ये। वो जो हमारे जमाने में जितने भी क्या कहते हैं ऑफ स्पिनर आते थे या लेग स्पिनर आते थे, तो वो साइड ऑन बॉलर होते थे। ये ज्यादातर जो देते ज्यादातर गोगलीज पे और फ्लिपर पे, लेग ब्रेक बहुत ही कम इनकी होती है। अगर आप देखना कि नोट करना है इस चीज को, फ्रंट ऑन एक्शन में बड़ा मुश्किल हो जाता है गेम को टर्न करना। इसी तरह आप ऑफ स्पिनर को भी आप देख लें, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ टॉप क्लास के ऑफ स्पिनर भी नहीं आ रहे, और अगर वो आ भी है तो सारे फ्रंट ऑन है। फ्रंट ऑन के लिए बाहर गेंद निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो 15 डिग्री का चक्कर बीच में आ जाता है। तो ये है कि इनको जो हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, इनको चाहिए कि इस तरह के लोगों को ढूंढें जो आउट ऑफ द बॉक्स हों। कोई 2 टूर्नामेंट आपने जितवाए लिमिटेड ओवर के, अब कराची किंग्स के साथ जो कुछ हो रहा है, वसीम अकरम से कामयाब क्रिकेटर, कोच और मेंटोर जो भी उन्हें कह लें, वो टीम के साथ हैं। बाबर आजम जैसा बड़ा नाम कप्तान के तौर पर है, ये मोहम्मद आमिर वगैरह सब उसी टीम का हिस्सा थे। तो अब जब वो बिल्कुल जब नीचे चले जाते हैं, 2-3-4 मैच आप इन तजर्बों से गुजरे हुए हैं, तो इनको क्या करना चाहिए था और आइंदा के लिए अब क्या करना होगा कराची किंग्स को? अच्छा, असल बात दरअसल ये है कि उन्होंने कप्तान चेंज कर दिया।
हमाद कप्तानी कर रहा था, उसके बाद उन्होंने बाबर को कप्तान कर दिया। तो जब बाबर को अनाउंस किया तो उन्होंने तीनों फॉर्मेट का कैप्टन, तो मैंने स्टेटमेंट दी थी, मैंने कहा था कि आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, यू पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पर्सन, माशाल्लाह इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन T20 के लिए एज ए ओपनर मेरा भी ख्याल ये सूट करता है दार सर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्लेयर। ये तो होता है कि जब अच्छा स्कोर करें तो आप द वर्ड गो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, यू नो यू लुकिंग अप, तो इंटेंट नजर नहीं आती, वो जो कॉम्बिनेशन है वो भी सही नहीं है, कुछ कोविड की वजह से इनको शुरू में मसले मसाइल हुए थे, लेकिन मैं कहता दे हैव टू थिंक वेरी सीरियसली फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉरेनर्स को भी लाएं, वो भी इस तरह के प्लेयर जब बाहर से आता है तो यू एक्सपेक्ट ग्रेट डील फ्रॉम देम, है ना। तो इनसे वो काम भी नहीं हो रहा, तो दे हैव टू थिंक ट्वाइस के नेक्स्ट ईयर के हमने करना क्या है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज होगी कि सातों के सातों मैच हार गए ये। हैरान को आता, यकीन नहीं आता अभी तक। अच्छा इंतखाब आलम साहब, बड़ा शानदार माहौल है और इस माहौल में आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए ब्रॉडकास्ट, एज एन एक्सपर्ट। अब ऑस्ट्रेलियंस आने वाले हैं, अब आप तो टेस्ट क्रिकेट के बादशाह रहे और जो बड़ी टीम आपने चलाई, जिसकी क़यादत आपने की, वो तो एक ड्रीम टीम थी हर लिहाज से। जरा बताइए ये टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान क्या, जो हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के मसाइल हैं और जो नहीं भी हैं, किस किस्म के मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं एक स्टार स्टडीड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? T20 के मैचेस खेल रहे हो और एक महीने का ये आपका ये टूर्नामेंट है, और साथ ही आपका गैप ऑफ 5 डे आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये मेरी समझ से तो ये चीज बाहर है। एक टेस्ट क्रिकेट खेल के ODI में जाना, T20 में जाना, दैट इज मच इजियर जी, लेकिन अब आप T20 से खेलते हुए एकदम से आप आ जाए क्या कहते हैं टेस्ट मैचेस में, तो उसमें टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर पहला मैच ही इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद की जो पिच है, मतलब रावलपिंडी की जो पिच है, वो मुख्तलिफ है लाहौर से और कराची से, और थोड़ा भी एंड विंटर भी आ रहा है, आप मार्च अप्रैल स्प्रिंग टाइम आ गया, थोड़ा बहुत पास होता है। तो आई होप वो पाकिस्तान क्रिकेट शेख कि दे विल डू वेल, लेकिन थोड़ी सी हमारी टीम में मुश्किलात जरूर होंगी। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम साहब, आपने अपनी कीमती राय से हमें और हमारे सामईन को आगाह किया। वेलकम। ये थे जनाब इंतखाब आलम। रेडियो और फिर टीवी पर क्रिकेट ब्रॉडकास्ट यानी कमेंट्री का जब भी तस्करा होगा, मकबूल तरीन कमेंटेटर्स में नुमाया नामों में जनाब इफ्तिखार अहमद का नाम एक मुमताज जगह पर दिखाई देता है। क्रिकेट मैचों के सनसनीखेज लम्हात, उतार चढ़ाव पर जिस खूबसूरत अंदाज में इफ्तिखार अहमद ने कमेंट्री की, शायकीन क्रिकेट इसे अभी तक नहीं भुला सके। शारजा में भारत के खिलाफ 1986 में आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद के छक्के और इसका अहवाल जिस तरीके से इफ्तिखार अहमद ने पेश किया, वो क्रिकेट में सनसनीखेज लम्हात के हवाले से एक ज़रबुल मिसल बन चुका है। आइए सदारती अवार्ड याफ्ता क्रिकेट कमेंटेटर जनाब इफ्तिखार अहमद से गुफ्तगू करते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नए चेयरमैन भी आ चुके हैं, PSL भी आ चुकी है, आपने T20 भी कवर की हुई है, आपने वनडे भी कवर किए हुए, टेस्ट मैचेस भी कवर किए हुए, बेतहाशा। कुछ फर्क लग रहा है आपको, आपका जो अहद था और अब जो हम देख रहे हैं? राजा, मैंने आप पाकिस्तान की कमेंट्री की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड कमेंट्री की बात? पहले वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आप तो चैनल 9 के लिए भी करते रहे और शारजा में भी करते हैं, हर जगह आपने की है। जी, वर्ल्ड वाइड में जो मुझे तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा है। नेचुरली वो जैसे जैसे वक्त जाता है तो वो नई मेथड इवॉल्व होते हैं। मेरे ख्याल में जो टीवी की कमेंट्री मैं सुनता हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया से या जहाँ से भी मैच हो रहा है, मुझे तो कोई खास फर्क नहीं लगता है। इतनी टेक्निकल वो कैमरेज जो हैं वो और वो DRS वगैरह इतना डेवलप हो गया है कि नेचुरली कमेंटेटर के लिए बहुत आसानी हो गई है, इसलिए उसमें वो फ्लुएंसी ज्यादा आ गई है, क्योंकि दे नो कि क्या होने वाला है, क्या हो गया है। इसलिए जरा वो प्रोड्यूसर भी बहुत आजकल वो मोहतात रहते हैं, तो वो भी फोन पे बताते रहते हैं अगर आपसे कोई चीज मिस हो गई। ये मैं नोटिस कर रहा था कि कई दफे कमेंट्री जब होती है तो वो बात कर रहा होता है, तो प्रोड्यूसर उसके कुछ कान में कहता है तो वो फिर अपने आप को करेक्ट कर। अब इसमें आपका दौर इसलिए बड़ा सख्त दौर था
आपको शजी साहब, अब्दुल रब शजी साहब के जमाने में आप आए और बड़े इंपॉर्टेंट लोग उस वक्त इंपॉर्टेंट ओहदों पर होते थे। अब इंपॉर्टेंट लोग उस पर कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है। उस जमाने में इतने स्टैट्स अवेलेबल नहीं होते थे और सिर्फ आपको अपने दिमाग के जोरे बाजू पर बोलना होता था, दिमागी सलाहियतों के बलबूते पे, जिसमें आपका लिटरेचर भी इन्वॉल्व था, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ इन्वॉल्व होती थी। आखिरी दिनों में मेरे कमेंट्री के ये शुरू हो गया था कि एक तो आपने जो स्टैट्स की बात की है, वो टीवी के स्टैट्स, वो अब तो इतने हो गए हैं रिप्लेज, और आप ये कहा है कि आखिरी दौर में जब आप चैनल 9 या किसी के साथ कमेंट्री करें तो वो टीवी पे अगर आ भी नहीं रहा होता है रिप्ले, आप उससे प्राइवेटली मांग लें तो वो एक साइड मॉनिटर होता था, उससे वो दिखा देते थे कि भाई ये देखो ये रिप्ले है। तो ये चीजें बहुत डेवलप हो गई हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो कमेंट्री है उसमें मेरे ख्याल में ये इन लोगों को लोग जो है वो महदूद कर देने चाहिए। भाई हर मैच में 3 या 4 या 5 6 कमेंटेटर्स करो, ये नहीं कि 15-20 वहां लगे हुए हैं, तो वो उसमें फिर किसी की रिदम ही नहीं बनती है। क्योंकि अगर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपका 15 मिनट का स्लॉट आया या 20 मिनट का स्लॉट आया, फिर उसके बाद तो वो देयर इज नो कंटिन्यूटी इन दैट। इफ्तिखार भाई, मैं जब आपके साथ कमेंट्री करता था आप बड़े सख्त थे, आपसे मेरी बात करने का जी भी नहीं करता था और वो जरूरत भी नहीं होती थी। लेकिन फिर जिस तरीके से आपने श्रीलंका में और फिर जो वर्ल्ड कप के दौरान तभी मुझे 2-3 मरतबा दी और फिर आपने शिक्षे साहब को कहा कि राजा को भेजना ऑस्ट्रेलिया ताकि इसका मैक्सिमम एक्सपोजर हो, मैं तो आपका बड़ा मैं आपको हमेशा याद करता हूँ, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और आपने बड़े मौके पर मेरे माइक्रोफोन पर भी मुझे बड़ी हौसला अफजाई की, जिसके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। अब ये मुझे नहीं आप, मैं तो आपका जो कुछ हूँ मैं उसमें आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आपने जब मुझे 8-10 दौरे करवाए और मुझे हमेशा मुझ पर शफकत रखी और हमेशा मुझे पसंद किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो जब हम लोग सेलेक्ट करते थे चिश्ती और मैं, तो वी ऑलवेज डिड इट ऑन मेरिट और महदूद लोगों को कि भाई ये इतने हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे और हर कमेंटेटर को इक्वल टाइम मिले। ये नहीं कि किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया। तो और फिर नेचुरली वी हैड टू फर्स्ट टाइम वो डिसिप्लिन वी ब्रॉट इन, जैसे बाहर के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में होता था कि भाई टाइम पे बस पे बैठे हैं। सर अब ये बताएं कि ये जो जब क्रिकेटर आते थे, इजाज भट्ट आपके दोस्त थे, फिर अब रमीज आए हैं, तो आपको क्या फर्क लगता है नॉन क्रिकेटर चेयरमैन में और जो क्रिकेटर चेयरमैन होते हैं? जी देखिए, चेयरमैन जो आजकल पोजीशन है, इट इज बिकम एग्जीक्यूटिव पोजीशन। मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके ऑब्वियसली क्रिकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एजुकेशनली जो है वो ही हैज बीन थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिल वगैरह। अब रमीज के पास ये एडवांटेज है कि एक तो ही माशाल्लाह वेरी वेल एजुकेटेड, ही प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, ही प्लेड फॉर पाकिस्तान। जब आप कप्तान हो जाते हैं तो उसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह तो आ जाती है ना थोड़ी, इसलिए आई थिंक ही इज एमिनेंटली क्वालिफाइड टू बिकम द चेयरमैन। ये बताइए कि जो रेडियो कमेंट्री है आपके दौर से शुरू हो जाए, मुझे आपके इब्तदाई दौर के बारे में अब्दुल रब शजी साहब ने सारा बताया था कि किस तरीके से उन्होंने आपको हंट किया। अब जरा मुझे बताइए ना कि जरा हमारे जो यंगर जनरेशन है कि हाउ यू स्टार्टेड ऑफ। अब तो बड़ा आराम से लोग आ जाते हैं, समा खराशी भी करते हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ अच्छे नहीं भी हैं। उस वक्त रेडियो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा था क्योंकि एक उमर कुरैशी थे, ऑफ कोर्स ग्रेट उमर कुरैशी, जिमी मार्कर थे, जो नए उस जमाने में आ रहे थे, वो नादिर हुसैन एक थे बेचारे, उनकी वफात हो गई। तो ये लोग थे। तो इसके साथ फिर जब मैंने भी शुरू की तो नेचुरली वो बिकॉज इनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था तो नेचुरली आई हैड टू लुक एट देम, आई लर्न फ्रॉम देम, आई अंडरस्टूड कि ऐसे होना चाहिए। So that helped me a lot, definitely. ये फरमाइए कि बाग जनाब में जब चबूतरा हुआ करता था कमेंट्री बॉक्स का और एक सीढ़ी के जरिए ऊपर जाया जाता था, वो दौर भी आपने देखा होगा? वो सिर्फ एक मैच के लिए। अच्छा ये जब आप कभी लोग आपसे फरमाइश करते हैं कि जैसे मेहदी हसन से या नूर जहां से लोग फरमाइशी
ये क्या बोल छक्के वाली को बैटरी दोबारा सुनवा दें, हम अभी भी इश्तिहार में वो देख रहे हैं। तो वो जो छक्का है आपका, वो अभी तक ना इंडिया वाले भूल पाए हैं। अभी मैं उसने एक इंडियन पॉपुलर शो देख रहा था, उसमें उसका जिक्र आ गया और वो बड़े लोग उसमें बैठे हुए थे। तो वो जो छक्का है मेरे ख्याल में वो चलता रहेगा। वो लास्ट बॉल छक्का था, उससे मजबूत छक्का कोई हो नहीं सकता। वैसे अब तो ये छक्के इतने इतने आम हो गए, इनकी वक़्त ही कोई नहीं रही, लेकिन उस वक्त छक्के की जो उठान थी और शोहरत थी, वो मेरे ख्याल में वो नाकाबिले फरामूश है। इफ्तिखार भाई, ये बताइए कि जब आपने रेडियो को जब पहले आपने पहले किया, तो कुछ नोटेबल याद है कि कौन कौन से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनको आप समझते हैं कि उन्होंने काफी फैसिलिटेट आपको किया और आप उनके काम से मुतमईन रहे या मुतासिर भी हुए? नहीं, एक तो खैर वो शजी साहब खुद आते थे। आई रिमेम्बर कि मैं पहले जब 5-6 टेस्ट किए कराची में, शजी साहब वाज ऑलवेज देयर। और उसके साथ जो प्रोड्यूसर्स थे दे वर ऑल्सो, अब मैं नाम इस वक्त उनके याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन दे वर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल। एंड वो भी बड़ा मतलब डिसिप्लिन और वो हिसाब के साथ से टाइमिंग करना, ये वो तो और वो उस जमाने में इतने लोग कमेंट्री बॉक्स में नहीं होते थे। तो कॉल जहाज बढ़ के अब तो जंज की जंज होती है। अच्छा, ये फरमाइए सर कि उर्दू कमेंट्री का आगाज हुआ, मुनीर साहब ने किया, इस बारे में अब मुझे किसी ने बताया कि हमीद शेख साहब ने भी ऑल इंडिया रेडियो के बिहार पर उर्दू का कुछ चंक्स किए थे, और जॉन ऑलर्ट ने अपनी किताब में भी लिखा है। कुछ उर्दू कमेंट्री की बताइए कि आपने इसको किस नजर से शुरू में देखा, और इसके तवज्जुह से फिर जो मासेस हैं, मासेस अगर अंग्रेजी को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, तो ये किस तरीके से शरायत कर गई और इसकी अगर खिदमत है तो किस सतह तक है? जी, सबसे पहले उर्दू कमेंट्री जो मैंने देखी है वो मुनीर और मैंने की थी। नाजिमाबाद में एक मैच हो रहा था, वो जो उनका ग्राउंड है वहाँ। असलम अजहर वाज द जनरल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान ऑफ कराची स्टेशन। तो एक रोज उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि भाई ये जो कमेंट्री हो रही है इसमें उर्दू और इंग्लिश होगी, तो तुम जरा आ जाओ और थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने समझाया कि भाई ये उर्दू इज वो नेचुरली पाकिस्तान की ज़बान है। कहने लगे कि आप ये दोनों हम करना चाहते हैं। मैं कहा जरूर। तो वो पहली दफे मैंने जब की थी, ये एजेस अगो, मुझे अब याद भी नहीं है कब था। तो मुनीर भाई वाज देयर फर्स्ट टाइम टीवी पे। रेडियो का मुझे पता नहीं। अच्छा, हुई उर्दू की। अच्छा, मैं रेडियो में तो फिर वो कयूम नजर साहब थे और इसका कुछ और लोग थे, फिर हसन जलील साहब आ गए, फिर उसके बाद इदरीस साहब, आप हकीम साहब ने बड़ी कंट्रीब्यूट किया, बड़े पॉपुलर थे हैं वो तो फिर वो तो जब हम लोग सब अंग्रेजी में कर रहे थे तो ये सब उर्दू में, वो तो हाँ आ गए। मगर मैं पहली दफे जो सोच रहा हूँ, क्योंकि वो टीवी पे जो पहली दफे हुई थी वो मुनीर हुसैन ने की थी। आप समझते हैं कि पीटीवी पर भी कुछ लोगों ने एट द टॉप बड़ा इंटरेस्ट लिया, और पीटीवी पे जब कमेंट्री शुरू हुई तो फिर उसने, क्योंकि विजुअल भी था, तो वो फिर दोहरा असर हुआ। गो के रेडियो ज्यादा करीब करता है, लेकिन फिर पीटीवी ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस हवाले से। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपने वर्ल्ड कप की कमेंट्री की हुई है, तो उससे फिर पीटीवी ने की जो एक पोजीशन थी वो और ऊंची हो गई स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचुरली जब देखिए रेडियो और टीवी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि टीवी इतनी हावी हो गई कि रेडियो की जो कमेंट्री थी वो खत्म हो गई या बंद हो गई। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि टीवी, अब आप मोटर में जा रहे हैं तो खैर अब तो टीवी लग रही है मोटरों में, लेकिन फिर भी वो ये नहीं, वो बैंड है कि अगर आप चला रहे हैं तो देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो रेडियो है, अब लोग सड़क चल रहे हैं, हाथ में लिया हुआ है रेडियो, एक्साइटिंग मैच हो रहा है, तो रेडियो की कमेंट्री रिप्लेस कभी नहीं हो सकती, और टीवी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि लोग घर बैठ के देखना चाहते हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब नेचुरली जो टीवी पे कमेंटेटर होता है वो ज्यादा रिकग्नाइज हो जाता है, क्योंकि उसकी तस्वीर आती है,
और रेडियो का जो कमेंटेटर होता है उसकी सिर्फ आवाज होती है, वो उसकी शक्ल तो नहीं आती ना, इसलिए वो यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मैं कमेंटेटर्स की बात कर रहा हूँ, तो जरा टीवी पे मेरे ख्याल में कमेंट्री करने का ज्यादा रश होता है। इफ्तिखार भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो जाहिर है कि रमीज राजा साहब की सोच है कि उन्होंने एक कंपटीशन करवाया, जो बड़ी अच्छी बात है यंग टैलेंट के लिए, कि आप अपनी ऑडियो जो है वो एक खास तरीक़ेकार से बोर्ड को भेजें कमेंट्री की, और फिर उसमें से 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर जो 20 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनमें से फिर 5 होंगे, फिर एक जो सबसे बेहतरीन होगा उसको PSL के फाइनल में 5 लाख रुपए पेश भी किए जाएंगे और उनसे कमेंट्री भी कराई जाएगी। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, पैसे भी मिल रहे हैं और मौका भी मिल रहा है, बड़ी अच्छी मुझे इसमें वो नॉवेल्टी भी लगी है। लेकिन इसके साथ साथ इफ्तिखार भाई एक बड़ी चीज है, मेरे पास रेडियो पाकिस्तान का एक हेडक्वार्टर का लेटर पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने स्टेशन डायरेक्टर लाहौर को कहा हुआ है कि आप राजा असद अली खान की कमेंट्री के, हमें ये लाहौर में मैच हो रहा है न्यूजीलैंड का, इसमें इनके कमेंट्री के हमें छोटे छोटे क्लिप्स भेजें और अपनी एवेल्युएशन दें कि इनकी जुबान पर इनको अबूर है, इनकी वॉइस सुटेबल है, ये क्रिकेट के हलकों में जाने पहचाने हैं, और इनका खेल के बारे में नॉलेज क्या है। क्योंकि मैं पहले कुछ काम कर चुका हुआ था, और 5वां सवाल उनका ये था कि इनको अगर प्रायोरिटी परफॉर्मेंस दिया जाए तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये लेवल। अच्छा, अब आप समझते हैं, मैंने बेतहाशा लोगों को देखा है, वो आपसे मिलना चाहते थे और अपनी कमेंट्री सुनाना चाहते थे जब आप हमारे साथ कमेंट्री करते थे, तो क्या ये तरीकाकार के तहत आप समझते हैं कि गौहर नायाब जो है मुयस्सर आ जाएगा और वो फिर उस लेवल पर, इतने ऊपर लेवल पर वो एडजस्ट हो जाएगा? तो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना? अब जैसे मुझे, इफ आई रिमेम्बर राइटली, जब रमीज ने कमेंट्री शुरू की थी तो ही वेंट टू एक वहाँ प्रोग्राम है शायद BBC का जिसमें वो, या कोई और प्रोग्राम है जिसमें वो करते हैं कमेंट्री, और अब अभी वो सिखाते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन और ये चीजें। तो आई थिंक रमीज, बिकॉज ही इज बीन थ्रू दिस, he will know how to train the commentators, and what he's done is a very good idea. बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज है, रमीज की अगर पर्टिकुलरली बाय नेम इनकी एग्जांपल कोट करें तो इफ्तिखार अहमद साहब, इनकी मेरे पास जब ये नौजवान थे रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, इनकी बाकमाल वॉइस थी, फिर दूसरी तीसरी जनरेशन क्रिकेट खेल रही है, खुद ये पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हुए हैं, एचसन कॉलेज की इनकी बैकग्राउंड है, MBA इन्होंने कर रखा है, तो इनका ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल केस था। आई होप कि इस तरह के और लोग आए और वो स्टैंडर्ड जो जिनकी दागबेल आपने डाली है, कुरैशी साहब ने डाली है, या जिमी मार्कर साहब ने डाली है, उस पर लोग चल पड़े और हमें बड़े अच्छे कमेंटेटर दस्तियाब होने, ये बड़े एट द टॉप लेवल बड़ी अच्छी काबिश है। लेकिन ये इसमें 7 सजेशंस भी हैं जिसमें आपने भी कुछ थोड़ी सी बात कर दी है, मैंने भी इसमें ये बात शामिल कर दी है। ये थे जनाब इफ्तिखार अहमद, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा प्रोग्राम में भी जारी रहेगा। आज 2 मैचेस हैं, पहला मैच मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला गया, जबकि दूसरा मैच लाहौर और कराची किंग्स के दरमियान इस वक्त जारी है। कराची किंग्स और लाहौर की स्ट्रेंथ के बारे में भी हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान से, और उनसे पूछते हैं कि वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के इस मैच के हवाले से किस किस्म के मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जबकि हमारा प्रोग्राम जारी है, उधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो राइवलरी भी है, लाहौर वर्सेस कराची, 2 बड़ी टीमें हैं, कराची जरा आउट ऑफ टच है। जरा बताइए ना, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? राज साहब बहुत शुक्रिया। और आपको याद होगा कि ये जो आपने ट्रेडिशनल राइवलरी की जो बात की है ना, उसका मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज का एक राइवलरी थी जो कि हमेशा क्रिकेट के हलकों में ना बहुत एक नुमाया हैसियत जो थी वो उसने रखी हुई थी। तो आज जो आपने जिक्र किया, हाई वोल्टेज मैच तो जरूर है, मगर बहुत ही फर्क है दोनों टीमों की स्ट्रेंथ का और वीकनेसेस का। और जिस तरह कराची किंग की परफॉर्मेंस है वो बहुत मायूस कुन है, और उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें नेचुरली टीम के जो 11 खिलाड़ी हैं राजा साहब जी, उनका ही काम होता है कि वो अपनी टीम को वो परफॉर्मेंस दें, अच्छा खेलें, मैच जिताएं, अपनी टीम में जो वीकनेसेस है उन पर काबू करे, अपनी स्ट्रेंथ को नुमाया करे। तो एज यू मेंशन कि ये तो अब ऑब्वियसली एक राइवलरी तो है, मगर ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मुझे कोई राइवलरी अब वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक टीम बहुत हाई है और एक टीम बहुत लो है।
अच्छा, आप जरा नाम लेकर बताइए कि वो कौन से प्लसेस इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स स्ट्रेंथ एंड प्लेयर्स नेम लाहौर एंड विज़ कराची। नहीं, देखें, जो कराची की टीम है ना राज साहब, आप प्रोफेशनल है, आपके फ्रेंचाइज ने पैसे देकर खरीदा हुआ है, वो हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप परफॉर्मेंस दें, और परफॉर्मेंस हमेशा बोलती है। वो जब आप मैच जीतते हैं तो तमाम परफॉर्मेंसेस जो हाईलाइट होती हैं, तो बाबर आजम इज दी ओनली वन जो कि बिल्कुल इस तरह क्रिकेट खेल रहा है जिस तरह कि वो खेलनी चाहिए, मगर क्योंकि उसकी टीम हार गई है इसलिए उसकी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट नहीं किया जा सकता। एज अ कैप्टन आपको परफॉर्म करने के साथ मैच भी जीतना है, तो उनकी ऑन द होल उनकी बॉलिंग जो है ना वो भी स्ट्रगल कर रही है। उनके ओवरसीज जो प्रोफेशनल्स हैं, फ्रेंचाइजीज ने जो खरीदे हुए वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी भी जो परफॉर्मेंस है, उनकी अहलियत है, उस पर भी सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ जो लोकल और डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो कि आप ड्राफ्टिंग में अपने एमर्जिंग प्लेयर्स भी होते हैं और आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी होते हैं, वो भी जो है वो किसी किस्म की परफॉर्मेंस देने से कासिर रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो कराची किंग की जो परफॉर्मेंस है उसमें ओवरसीज प्लेयर्स का, डोमेस्टिक क्रिकेट का और एज ए कैप्टन बाबर आजम का इसमें वही हिस्सा है जो कि एक हारी हुई टीम का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजहर खान साहब। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान। शिकस्त दर शिकस्त के बाद कराची किंग्स के सपोर्टर सख्त मायूस हैं। वजूहात क्या हैं? सरकर्दा सहाफी और एक नुमाया टीवी चैनल के मुस्तकिल तज्जियाकार शाहिद हाशमी से जानते हैं। शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। मुल्क भर में ये सवाल है $1 बिलियन के कराची किंग्स को क्या हो गया है। इतनी बड़ी टीम है, महंगे लोग हैं, हर लिहाज से जिसे पंजाबी में कहते हैं पंजे क्यों में, जो मालिकान हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, वो बड़े सिंसियर हैं, प्रमोशन बड़ी शानदार है, नाम 3-4 नाम तो बड़े बड़े नाम हैं, हर चीज दुरुस्त है, लेकिन नताइज के सिलसिले में 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्यों है? देखिए, जो भी फ्रेंचाइज होती है, जो भी मालिकान होते हैं, वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, तो नीयत यही होती है कि उनकी चीजें अच्छा करे ताकि उनको रेवेन्यूज मिले, उनको रिवॉर्ड्स मिले। लेकिन इस दफा कराची किंग्स से कुछ ड्राफ्ट में इतनी मजबूत टीम पिक नहीं कर सके। वो जो खिलाड़ी उन्होंने पिक किए इंग्लैंड के वो खिलाड़ी थे जो उनमें से कुछ खिलाड़ी बिग बैश खेल कर आ रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आना और फिर पाकिस्तान में एडजस्ट करना उन खिलाड़ियों की प्रॉब्लम होता है, जैसे जो क्लार्क, जैसे टॉम लेमंडाई, जैसे इयन कोकमैन, ये सारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे थे। जब ये यहाँ आए तो यहाँ की लो बाउंस पिचों पर वो एडजस्ट नहीं कर सके। खुसूसन जो क्लार्क 5-50 बनाकर आए थे मेलबर्न स्टार्स की तरफ से बिग बैश में, तो वो यहाँ आके रन बनाना भूल गए। और सबसे बड़ा जो दुख और सबसे बड़ा जो झटका लगा कराची किंग्स को, वो ये कि मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर सके। 2 उन्होंने 10 के स्कोर बनाए, 2 15 के स्कोर बनाए, 1 47 नॉट आउट जब टीम हार गई थी उस वक्त बनाया, और 1 0 बनाया। तो ऐसे प्लेयर जब आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, जब रन नहीं बनाते, तो टीम को बड़ा झटका होता है। और एक बात जो मैंने बहुत ज्यादा महसूस की वो ये कि बाबर आजम इंस्पिरेशनल लीडर नहीं बन सके, जैसे शादाब, जैसे रिजवान, जैसे शाहीन कप्तान कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और इंस्पायर भी कर रहे हैं। बाबर ने परफॉर्म जरूर किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान टीम में सपोर्ट मिलती है रिजवान की, शाहीन अफरीदी की, हसन अली की, और मिडिल ऑर्डर में फखर जमान की, खुशदिल शाह की, तो वो सपोर्ट उनको नहीं मिल सकी। ऐसा ही है जैसे लियोनेल मेसी जब बार्सिलोना से खेलते हैं तो उनके खेलते थे, या PSG से खेल रहे हैं तो उनके आजू बाजू में वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं। जब वो अर्जेंटाइन जाकर खेलते हैं तो उनके पास आजू बाजू में इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं होते, तो वो अर्जेंटाइन के लिए इतना परफॉर्म नहीं कर पाते, और इसीलिए उनके ऊपर तनकीद होती है। तो ये 2-4 प्रॉब्लम्स थे कराची किंग्स के साथ, और टीमों के ऊपर ऐसा वक्त आता है, दोबारा जाएं ड्राफ्टिंग में, दोबारा वो करें। बिग बैश में 19 मैचेस लगातार हारी, जबकि सिडनी थंडर एक बहुत ही अच्छी टीम है। एक चीज है, जेसन रॉय भी तो हैं, देखिए वो लगातार रन कर रहे हैं और बड़ा उनका बल्ला जो है रन उगल रहा है। दूसरा ये, अब प्लेयर इतना ट्रैवल करते हैं, कभी वो कोलंबो में होते हैं, कभी वो कलकत्ता में होते हैं, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी सिडनी, कभी लंदन, ये चीजें उनकी ट्रैवल वो होती रहती है, उनको एक्लेमेटाइज करने की हमें आदत आ जानी चाहिए। अब जनाब ये 12 के करीब यंगस्टर्स हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर्स, उनमें कोई गौहर नायाब नजर नहीं आया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जैसे आपने जेसन रॉय की बात की, ये भी बताते चलूं कि जेसन रॉय हुए और जितने इंग्लैंड के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज में सीरीज खेले थे, उनको पाकिस्तान आकर स्कोर करने में या हम आंग होने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि वेस्ट इंडीज की पिचें बिल्कुल हमारी जैसी हैं, और इसलिए जेसन रॉय ने वहां से आते ही 100 जड़ दिया। तो ये तो बात हो गई। बाकी जहां आप नौजवानों की बातें कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जमान खान
एक्सीलेंट फास्ट बॉलर हैं। मुबस्सिर खान जिन्हें इस्लामाबाद में पिक किया, अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। 30 विकेटें थी उनकी और 450 के करीब उनके रन थे। वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। वो जरूर T20 में या पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जल्दी आपको नजर आएंगे। उसके अलावा जीशान जमीर अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं। बहुत ही एक्सीलेंट फास्ट बॉलर है। जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को पिछले मैच में आउट किया था, मेरा ख्याल है पूरे टूर्नामेंट की वो सबसे बेस्ट बॉल थी, सबसे बेस्ट डिलीवरी थी। हाँ, वो बैटिंग का शोबा हो, हाँ बॉलिंग का हो, पहले 10 में ना ये जो यंगस्टर इनमें से कोई 4-5 लड़के ऐसे जरूर होने चाहिए जो नुमाया हैसियत हासिल करें। दो नाम और मैं लेना चाहूंगा, एक यासिर खान जिसमें पेशावर की तरफ से, हाँ। मोहम्मद हारिस एक्सीलेंट प्लेयर। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा था, लेकिन जाहिर है वो सीरीज हुई नहीं। अब वो सरफराज की जगह आना चाहिए। रिजवान के बाद डेप्यूटी अगर कोई बेहतरीन विकेट कीपर है तो वो मोहम्मद हारिस। सरफराज को देखकर बड़ी खुशी होती है, तवक्को होती है कि वो रन करेंगे। वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हुए हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो व्हाइट बॉल सीरीज होगी, व्हाइट बॉल सीरीज के लिए जब इनाम ऐलान होगा टीम का, मुझे नहीं लगता वो टीम में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। मैं जो तवक्को कर रहा था वो आपने बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए। आपकी माशाल्लाह हमेशा की तरह खूब तैयारी थी। थैंक यू भाई। ये थे जनाब शाहिद हाशमी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शाहरुख फखर को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।